2004 का जनवरी का इस्लामाबाद में एग्रीमेंट जो है, जब वाजपेयी साहब वहां गए थे, उस समय मैं विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी था। पहले तय हो चुका था, उस कुछ एग्रीमेंट्स होने के बाद में ही जब अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वाजपेयी साहब ने एग्री किया था इस्लामाबाद जाने का। और वो बिल्कुल अगर हम नहीं, बट आज की डेट में अगर देखा जाए तो उस 2004 के कि हम अपनी जमीन पर आतंकवाद न पनपने देंगे, न उसका असर भारत में जाने देंगे, आज तो उसका कोई रेलेवेंस रह ही नहीं गया है। बिल्कुल आप 26 से 11 की बात करें, आप उसके बाद की बात करें, यहां तक कि अभी हाल फिलहाल जो श्रीनगर में हमला हुआ है उसमें भी सीधे तौर पर निकल के आया कि पाकिस्तान की तरफ से ये हरकत की जा रही है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। जब तक मुशर्रफ थे 2007 तक कश्मीर में सीज फायर बाकायदा रहा। जो सच्चाई है वो हमको स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने ब्रॉडली अपने बात पर कायम रहे। 2007 तक जी कश्मीर में सीमा पर कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। मैं इंद्रानी मुस्कुरा रही, मैं इससे पहले कि इंद्रानी के पास पहुंचूं उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए, शहजाद जी हम आपसे एक छोटी सी टिप्पणी इस पर चाहेंगे, एक छोटी सी, क्योंकि हामिद गुल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करना चाहते हैं, तो एक छोटी टिप्पणी आपकी इस पर। जी सॉरी, मैं आप समझा नहीं। आप मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप मानते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ का वो वायदा जो उन्होंने 2004 में किया था कि पाकिस्तान की सरजमीन को आतंकवाद के लिए, टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वाजपेयी जी जब वहां पर गए थे उस समय ये करार भी हुआ था, इस पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर भी किया था, उसका कोई पालन तो हुआ नहीं। हालांकि अभी शर्मा जी ये कह रहे हैं कि जब तक जनरल परवेज मुशर्रफ रहे सत्ता में तब तक कश्मीर में कुछ खास नहीं होता रहा, लेकिन उसके बाद से लगातार कश्मीर में टेररिज्म भी बढ़ता रहा है और 26 से 11 देखने को भी मिला है। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी आएगी वो दोनों भारत और पाकिस्तान पे आएगी कि वो इस पिछले 7-8 साल की पीस प्रोसेस के बावजूद, बल्कि उससे भी बढ़ के अगर हम देखें तो 1998 में या 97 में ये इसका कॉम्पोजिट डायलॉग का एक कॉन्सेप्ट उभरा था। उसके बाद से लेके आज तक इतने सालों में हम कोई पॉजिटिव किस्म की इंडिकेशन किसी जगह पे भी नहीं शो कर सके उन इश्यूज के ऊपर जहां पर हम बातचीत कर रहे थे। अच्छा, जब आपके पास इस किस्म के मसले आ जाते हैं कि आप कहीं पे भी कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं शो करते। शहजाद साहब, लेकिन एक बात बताइए, हम जब बात होती है आतंकवाद की तो आप लोग कंपोजिट डायलॉग की बात करने लगते हैं, वहां आप कश्मीर का मुद्दा वहां पर उठा लेते हैं। टेररिज्म तो एक वन पॉइंट एजेंडा, उस पर तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में बातचीत हो रही है। जी हाँ, उसमें यह है कि आपने टेररिज्म को भी एज एक कंबाइंड इशू नहीं समझा, आपने हमेशा उसको एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन के अंदर तो उसको कन्वर्ट कर दिया। इस वजह से उसके ऊपर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई। यानी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था इंटरेक्शन का और इस डिस्कशन का, और हमने उसको चूंकि नहीं, तो अब ऐसा ये हुआ कि जो ब्रॉड पब्लिक इंटरेस्ट था भारत के साथ पीस का, वो भी माफ कीजिए साहब, ये फिर खत्म होता जा रहा है। जी, ऐसा है कि परवेज मुशर्रफ साहब भी, मैं उनको कोई टोटल क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। जो ट्रेनिंग कैंप्स थे वो बंद नहीं हुए थे, उनके वक्त में भी वो जारी थे। और वो बांग्लादेश में जो बेस टेररिस्ट थे हिंदुस्तान से नॉर्थ ईस्ट के, अब काफी अच्छी क्रेडिबल सोर्सेस से खबरें मिली, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी जी। और हम दाऊद इब्राहिम या इन सब मामलों पर भी कोई प्रगति नहीं हुई थी। नहीं तो फिर वही तो बात है ना, परंतु ये कि लेकिन आप मानते हैं कि कश्मीर को लेकर कश्मीर में सीमा पर कुछ शांति थी जी, दोनों ओर से कोई बड़ी गतिविधि नहीं हुई। आप ये क्रेडिट उनको देना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हामिद गुल साहब अभी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। गुल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल जो हम आपसे जानना चाह रहे थे पहले, परवेज मुशर्रफ पहुंच रहे हैं पाकिस्तान, आपके नजरिए से क्या पाकिस्तान की राजनीति में इस पर असर पड़ेगा? आपको लगता है कि वहां उनको जान का इतना बड़ा खतरा है कि उनको नहीं पहुंचना चाहिए था? मेरा ख्याल कोई असर नहीं होगा, और अगर वो ये रिस्क लेना चाहते हैं उनकी मर्जी है। मेरा ख्याल है वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। 9 साल उन्होंने जो इक़्तिदार में रहे और मनमानी की, तो उसके नतीजे में वो समझने लगे कि शायद वो ही पाकिस्तान के मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और मेरा ख्याल है कि वो अपने लिए मसाइल खड़े करेंगे, और फौज का इमेज इसमें खराब होने का अंदेशा है, क्योंकि वो लोगों में आम तस्वुर ये होगा कि गालिबन फौज की तरफ से उनको हौसला अफजाई की जा रही है कि वो यहाँ बेशक तशरीफ ले आए, लेकिन ऐसा नहीं है।
जहां तक मेरी इत्तला है उनको पैगाम पहुंचाया गया है कि आप ये हरकत ना करें, लेकिन वो क्योंकि बहुत खुदसर हो चुके हुए हैं और फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए, और उनके पास पैसा पता नहीं कहां से बेतहाशा आ गया है। नहीं तो गुल साहब, कोई आदमी खुद सुसाइड करने के लिए तो नहीं पहुंचेगा ना जी? कोई भी शख्स सुसाइड करने के इरादे से तो नहीं करेगा। जनरल परवेज मुशर्रफ एक कमांडो हैं, जाहिर सी बात है कुछ बैकिंग होगी तभी पहुंच रहे हैं पाकिस्तान। ये कमांडो भी तो आखिर इंसान ही होते हैं, तो वो जान की परवाह बेशक नहीं करें, लेकिन उनको ये तो एहसास चाहिए कि वो जिस अदारे के सरबराह रहे हैं और उससे सारी जिंदगी उन्होंने गुजारी, उसके लिए एम्बेरसमेंट का बायस ना बने इस वक्त, क्योंकि फौज अपने आप को बिल्कुल जो अमली सियासत से पाकिस्तान की उससे लाताल्लुक करना चाहती है। लेकिन ये जब आएंगे और यहाँ पे एक्टिविटीज करेंगे और उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उससे आम तासुब ले लिया जाएगा कि फौज इनकी पुष्टपनाही कर रही है। चलिए गुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। माफ कीजिएगा मैं आपके पास आऊं, उससे पहले बात आप इंतजार कर रही है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं पीएन हुन साहब। हुन साहब, पाकिस्तान में तो यह मत बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के वहां पहुंचने का कोई खास राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ता दिखता, लेकिन हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों के हिसाब से देख रहे हैं। क्या आपके नजरिए में भारत में इसकी कोई प्रतिक्रिया होती हुई दिखाई देगी या भारत पाकिस्तान संबंधों में इससे कोई असर पड़ता हुआ दिखेगा? जी बिल्कुल, लगता है कि फिर तकनीकी दिक्कत बहाल ही है। इंद्रानी, अब आपके पास वाकई में आप आते हैं। जो चर्चा चल रही थी, जिस तरीके से बात हो रही थी कि कश्मीर को लेकर, और कहीं ना कहीं एक तरह से क्लीन चिट शर्मा जी दे रहे थे, क्लीन चिट न देते हुए क्लीन चिट दे रहे थे। जनरल परवेज मुशर्रफ के समय भी आतंकवाद यहां पर था, उसके बाद भी आतंकवाद बहाल रहा है और इसमें कहीं कोई कमी होती हुई दिखाई नहीं दी है। क्या बातचीत ही वो जरिया है जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद की ये समस्या का समाधान हो सकता है, या भारत को कड़ा रुख इख्तियार करना चाहिए जिसकी मांग बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है? देखिए, बातचीत के अलावा हमारे पास उपाय बहुत कम है, लेकिन एक तरह से जब हम सोचते हैं तो ये भी सवाल होता है कि जब मुशर्रफ साहब से बात कर रहे थे तो वो सफल होता क्यों दिख रहा था, और मेरा मानना है वो इसलिए क्योंकि मुशर्रफ उस टाइम पे वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे। जो 2008 के बाद जो पाकिस्तान में हुआ है वो एक मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर हो गए हैं, जहां पे एक तरह से सिविलियन अथॉरिटी भी है लेकिन उसके पीछे आर्मी भी है, और जो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो और भी तगड़े हो गए हैं, और एक तरह से एक पॉलिटिकल फोर्स भी बन गए हैं, एक तरह से बहुत डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल फोर्स, लेकिन पॉलिटिकल फोर्स भी बन गए हैं। और इस तरह से इतने सारे सेंटर्स ऑफ पावर से आप डील नहीं कर सकते। आप कहां से डील करेंगे? बिल्कुल। शर्मा जी, क्या आपकी राय? मैं सहमत हूं कि देखिए ये बड़ी समस्या है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनके पास तो कोई अथॉरिटी है नहीं जी। हिंदुस्तान के प्रति नीति, अफगानिस्तान के प्रति नीति और कश्मीर नीति, ये तीन चीजें तो फौज तय करती है। वो हम फौज वालों से तो बात सीधी करते नहीं, तो हम तो जरदारी साहब या वो उनके प्रधानमंत्री से बात होती है। उनके पास इन तीनों चीजों में कोई खास अथॉरिटी नहीं है, तो इसलिए वो बड़ा मुश्किल करेक्शन करना चाहता हूं। जी शहजाद साहब जी। मैं करेक्शन करना चाहता हूं। देखिए, असल में कश्मीर के मसले पे या भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के मसले में सबसे कमजोर आपको हमेशा सियासी हुकूमतें ही मिलेंगी, और उसकी वजह सिर्फ यह है कि सियासी हुकूमतें सेंसिटिव होती हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, और जो ब्रॉड पब्लिक ओपिनियन है, जो लार्जर पब्लिक ओपिनियन है, वो डिसाइड करता है कि सियासी हुकूमतों का क्या रद्दअमल होगा। कोई सियासी हुकूमत खड़े होकर ना कभी कश्मीर पे बात करेगी और ना ही भारत के साथ कोई आउट ऑफ द वे जाके। तो शहजाद साहब, यही तो समस्या है, पाकिस्तान की फौज के साथ भी बात करने की जब कोशिश होती है तो पहल होती दिखती नहीं है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इसमें फौज का कसूर नहीं है, इसमें जो सियासी हुकूमतें हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कसूर भी नहीं है, उनकी सेंसिटिविटी है। अगर आपको अपील करना है तो आप पाकिस्तान की ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूएंसी और पब्लिक ओपिनियन को अपील कीजिए। अगर वो तब्दील होती है तो फिर सियासी हुकूमतें तब्दील होंगी। तो पिछले 5 साल के अंदर पाकिस्तान की फौज ने मुकम्मल तौर पर भारत के साथ ताल्लुकात
हमारे पास वक्त बहुत कम है, जरा बस 2 पॉइंट में बता दीजिए। ब्रॉडर कंस्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी चीज समझ में आती है, आम भाषा में एक आम आदमी को समझा दीजिए कि 2 ऐसी कौन सी पहल करे भारत सरकार जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद के मसले पर बातचीत हो सकती है। लगता है कि हमारा वक्त खत्म हो गया शहजाद साहब के साथ, इसलिए उनसे हम ये सवाल नहीं ले पाए, लेकिन हुन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुन साहब, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे हम जानना चाहेंगे। भारत और पाकिस्तान के मसले पर हम आ चुके थे हमारी चर्चा में। आपको लगता है कि कोई एक ठोस पहल हम लोग कर सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में? फौज से क्या बातचीत ही एक जरिया है जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद के मसले पर कोई समाधान निकल सकता है? जो भी आपने अभी तक डिस्कशन किया है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, किसी से भी। परवेज मुशर्रफ का पाकिस्तान में आना इस वक्त बहुत अहम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान भी आज आतंकवाद से दूर नहीं है। परवेज मुशर्रफ का जो जूनियर है वो कियानी है, कियानी आजकल चीफ है, सबने रिजाइन कर दिया है, इंटरिम गवर्नमेंट आई है। आप सोचिए अब क्या होने वाला है। सबसे पहले तो पाकिस्तान का ये हाल है कि उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और मिलिट्री रूल ये लाएंगे। ये याद रखना आप मैं क्या बोल रहा हूं, मिलिट्री रूल जरूर आएगा और उसमें आप देखना कि कियानी का भी बहुत रोल होगा, मुशर्रफ का भी रोल होगा। और चूंकि उनके हालात आज इतने बदतर हैं कि वो जरूर कश्मीर के ऊपर हमला करेंगे। और मैं एक आपको बात करना चाहता हूं कि अभी हाल में ही आपको याद है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के अजमेर शरीफ आए। वहां कौन मिलने गया उनको? हमारा फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद। मैं आज पूछता हूं कि प्लीज, हमें हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है कि क्या डिस्कशन हुआ। डिस्कशन ये हुआ है कि वो मुशर्रफ आएगा, उसने हमारे ऊपर हमला करना है। कश्मीर ऑलरेडी ऑन द बॉयल है, इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया हुआ है। तो ये मत हम समझें कि वो कारगिल का उन्होंने आके और डेफिनेटली सत्ता में आना है। मिलिट्री रूल लगेगा एक दफा फिर, बिल्कुल, और हिंदुस्तान के ऊपर जरूर हमला होगा। बिल्कुल इस बात की तैयारी करनी चाहिए। हुन साहब, काश आप हमसे पहले बात कर पाते, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से आपसे बात नहीं हो पाई, वरना चर्चा जाहिर सी बात है काफी रोचक होती। वक्त दरअसल हमारा खत्म हो गया। तो यार 2 तरह की राय तो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान से तो जो राय बन रही है वो ये कि राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के पाकिस्तान पहुंचने का कोई खास असर न तो पाकिस्तान पर और न ही भारत पर पड़ता दिखता है। लेकिन हुन साहब बिल्कुल अलग रवैया इख्तियार करते हैं। अब आने वाला वक्त ही तय करता है कि आखिरकार क्या होता दिखाई देगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद गोविंदाचार्य से खरी खरी। आपको लगता है कि आप स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बन सकते हो? जी हाँ। गूगली क्या होती है, चलिए बताइए। सर, गूगली जो बॉल फास्ट बॉलर फेंकता है या स्पिन बॉलर? सर, फास्ट बॉलर जब ऑफ स्टंप। मेरी तरफ से आपके लिए है बिग नो। ये तो बोल्ड हो गई, लेकिन क्या आप में है दम? इंडियन प्रेजेंटर लीग में हिस्सा लेकर आप बन सकती हैं न्यूज नेशन पर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर। पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन करें www.newsnation.in। भले ही गोविंदाचार्य ने भारतीय जनता पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या फिर भारतीय राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो इनकी बातों को तवज्जो न दे और शायद इनके विचारों पर अपने विचार खुद प्रकट करना ना चाहे। आज न्यूज नेशन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद गोविंदाचार्य जी। गोविंद जी, स्वागत है आपका। गोविंद जी, आप एक जमाने में आइडियोलॉग के तौर पर रहे भारतीय जनता पार्टी के। आज भी जब आप कुछ कहते हैं तो ऐसा कोई नेता नहीं है बीजेपी का जो आपकी बातों को ध्यान न दे या उस पर कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया सामने न रखे।
भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद को लेकर एक जबरदस्त तरीके से होड़ लगी हुई है। आपको लगता है कि ये होड़ भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर है या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी होड़ है जो खुद उसे खत्म करके रख देगी, निस्नाबूद कर देगी? देखिए, ये होड़